उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे स्पेशल चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है साइन कन्वेंशंस। कि जब हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, तो बच्चे बहुत जल्दीबाजी में आंसर उसका 0 कर देते हैं। बच्चों ध्यान रखें। तो आई होप बच्चों इस छोटे से वीडियो में वो सभी टॉपिक्स हमने कवर किए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मिशन सक्सेस नीट 2022 के इस वीडियो में मैं कल्पित अग्रवाल, फैकल्टी फिजिक्स, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब तक जो भी वीडियोस आपको मिले हैं वो काफी हेल्पफुल रहे होंगे आपकी स्टडीज में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स 1 में, जिसके कुछ टॉपिक्स जो हम लोगों ने यहां पर इंक्लूड किए हैं वो है मोशन इन 1D, मोशन इन 2D जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। बच्चों, वैसे तो पूरा सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स यहां पे शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। बच्चों, अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमको क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं टोटल वो कितने हैं 13, अगर हम लोग प्रीवियस करें 9 पेपर्स की बात करें, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन की बात करें तो इससे 9 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं प्रीवियस 9 पेपर्स में। बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोशन इन 1D की, तो बच्चों ये ओवरऑल 5 क्वांटिटीज हैं जो हम लोग इसमें पूरे चैप्टर में थ्रू आउट कैलकुलेट करते हैं। इन पर बेस्ड बच्चों अगर क्वेश्चंस की चर्चा करें तो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो इन टॉपिक्स से जनरली ज्यादा बार पूछे गए हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलस। एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बच्चों करके हम लोग किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें जो भी टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम अरिथमेटिक मीन लगा दें, या डिस्टेंस जो टोटल है उसको इक्वल पार्ट्स में वहां पर क्वेश्चन में दिया हो तो हम हार्मोनिक मीन लगा दें। एवरेज वेलोसिटी के लिए बच्चों क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा वो क्वेश्चन किस तरह का था कि आपको पार्टिकल के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए थे, इनिशियल और फाइनल, और एक टाइम इंटरवल दिया था और आपको बोला गया था उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करके, और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। और सिमिलरली इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आगे बात करें बच्चों क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलस। बच्चों, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। बच्चों, कैलकुलस में बात करें तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। अब बच्चों, उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास पोजीशन की इक्वेशन है और टाइम डिपेंडेंट है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, इसी तरह से वेलोसिटी की इक्वेशन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, और बच्चों ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में आना हो, मतलब एक्सेलरेशन दिया हो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी दी है और टाइम के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करो तो हमें चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और बच्चों यहां बहुत केयरफुली जब भी आप इंटीग्रेट करें तो लिमिट्स का ध्यान रखें, जिसमें आपको इनिशियल और फाइनल लिमिट जनरली क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन होती है। और बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन में VT रिलेशन दिया है और VX रिलेशन दिया है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना होता है बच्चों, उसके लिए हमने यहां लिखा है dV/dt, और VX रिलेशन हो तो vdV/dx। इसके क्वेश्चंस हमसे जनरली ज्यादा बार पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर बेस्ड, तो आप इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी करेंगे। बच्चों, आगे बात करें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको वहां दी गई है। बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होती है? जब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट हो। जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाएं। बच्चों, कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने यहां मार्क की है। रीसेंट ईयर में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो इस इक्वेशन पर बेस्ड था। बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां कैसी होती है? मान लीजिए क्वेश्चन दिया है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड, इन 5th सेकंड, ऐसा कुछ, तो n की जगह मैंने 6th सेकंड दिया है तो n की जगह 6 रख दिया, 5th सेकंड दिया है तो n की जगह 5 रख दिया, इस तरह से। और बच्चों, इसको हम VT रिलेशन, ST रिलेशन, VS रिलेशन, इस तरह से इन रिलेशंस को ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करें बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी की। बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे स्पेशल चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है साइन कन्वेंशंस। आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में जनरली इस तरह के वर्डिंग्स होते हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन या ड्रॉप्ड।
तो आपको हर क्वेश्चन के साथ डायरेक्शंस मेंशन्ड है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और जब आपको डायरेक्शन मेंशन्ड है और क्वेश्चन की कैलकुलेशन के दौरान आपको उनको यूज करना है, तो आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव मानना होगा, और इसके लिए आप टोटली इंडिपेंडेंट हैं। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। बट मोस्टली स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन को प्रेफर करते हैं, जैसे कि हम थ्रू आउट बात करें तो अपवर्ड को हम पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं। तो बच्चों ऐसा हम कर सकते हैं कि इसको हम लोग पॉजिटिव और इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, बट आप इसके लिए बाउंडेड नहीं है। आप जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं आप उसी को फॉलो करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और जिस पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों। बट इसमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। एक है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, जिसका यूज हमें कब करना होता है, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और टाइम इंटरवल इक्वल हो और सक्सेसिव हो। तो उस केस में डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो जो आता है बच्चों, वो आता है 1:3:5:7। आप में से कई बच्चे इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी यूज करते होंगे। और बच्चों एक और चीज, अगर पार्टिकल को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से, जैसे कि बैलून हुआ या एरोप्लेन हुआ, वहां से ड्रॉप किया जाए, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहां जीरो नहीं होती। उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहां होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर, जब उसको ड्रॉप किया जा रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। आगे बात करें बच्चों ग्राफिकल एनालिसिस। हालांकि काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके देखने को नहीं मिले, बट बच्चों वेरियस चैप्टर्स में इनका यूज हमें करना होता है, जिसमें हमको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एसटी ग्राफ की स्लोप हमको वेलोसिटी, वीटी ग्राफ की स्लोप हमको एक्सेलरेशन और एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस बताता है, या फिर एटी ग्राफ है तो उसका एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। ये बातें हमको ध्यान रखनी है, बाकी तो आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से क्वेश्चन के दौरान कर ही लेते हैं। आगे बात करें बच्चों तो रिलेटिव मोशन। अब बच्चों रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन जब होगा तो हम क्वेश्चन में वो क्या चीज पढ़ें जिससे मुझे पता लगे कि इस क्वेश्चन को मैं रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो बच्चों पहली लाइन पढ़ें, व्हेन टू पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन आर एप्लीकेबल। अब बच्चों इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, मान लीजिए दो पार्टिकल्स का क्वेश्चन है, तो आप उनका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल के रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालिए। अगर उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आता है देन गो विद दिस इक्वेशन, और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन नॉन जीरो एंड कांस्टेंट आता है देन गो विद इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रिलेटिव फॉर्म। और बच्चों प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन हमको और देखने को मिला जो है रिवर एंड मैन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, जिसमें दो कैटेगरी हमको जनरली अपने सिलेबस में मिलती है, एक तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ और क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन मिनिमम टाइम। तो बच्चों एक बार इसकी रीडिंग पर्याप्त है। आई मीन इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने नहीं देखे, बट यस रिसेंट ईयर में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो आप इसको एक बार रीड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। आगे बात करें बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अगर बात करें तो दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हमको यहां पे जनरली मिलते हैं, एक ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो अपने मैक्सिमम क्वेश्चन इन पैरामीटर्स पर बेस्ड होते हैं, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, या मैक्सिमम हाइट होगा, रेंज होगा, या ट्रैजेक्टरी इक्वेशन पर बेस्ड होगा। बच्चों इनके क्वेश्चंस अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख के बात करें तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि दो पार्टिकल्स को हमने अलग अलग प्लैनेट पे प्रोजेक्ट किया और नोटिस किया कि दोनों प्लैनेट्स के लिए जी की वैल्यू अलग है बट पार्टिकल्स की ट्रैजेक्टरी सेम है। तो ऐसे केस में हमको एक अननोन बना दिया गया और उसको पूछा गया। तो बच्चों ट्रैजेक्टरी सेम हमको हिंट दे दी, मतलब दोनों पार्टिकल्स के लिए रेंज सेम होगी, तो आप रेंज को इक्वेट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से बच्चों हमसे एक और भी कंडीशंस पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में, जैसे कि अगर पार्टिकल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया तो मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा, या पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करें तो वो क्या एंगल है जिस पे प्रोजेक्ट किया जाए तो रेंज मैक्सिमम है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। और बच्चों इसी कैटेगरी में आगे बढ़े तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बच्चों कुछ बेसिक इक्वेशंस मैंने यहां लिखी हैं। अब बच्चों इस इक्वेशन पर यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टिकल को h हाइट से हॉरिजॉन्टली जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पे टाइम कितना लगता है ग्राउंड तक आने में, √2h/g, और h हाइट से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 से हम वर्टिकली डाउन ड्रॉप करें तब भी उसको टाइम कितना लगता है √2h/g। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करके एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक पार्टिकल को ड्रॉप करे, एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो करे फ्रॉम द सेम हाइट, कौन पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो आपका आंसर है दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेमिंग्स अच्छे हो सकते हैं। ऐसे ही बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर बोला जाता है कि जब हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, तो बच्चे बहुत जल्दीबाजी में आंसर उसका 0 कर देते हैं। बच्चों ध्यान रखिए
रखें, अगर 1D मोशन है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टॉप पे जीरो होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा वहां पे प्रेजेंट होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। आगे बात करें बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की, जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन की बात की जाए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैकेनिक्स के, आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए, कितने भी क्वेश्चंस आप कीजिए तो आपको वहां पे फ्रिक्शन है, फोर्सेस का यूज है, ये मिलना ही मिलना है। तो बच्चों अगर मैं केवल और केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बिहाफ पे बात करूं तो हमें जो प्रीवियस ईयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिले हैं वो है इंपल्स पर बेस्ड, एवरेज फोर्स पर बेस्ड, या न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं, जिसका एक्सप्रेशन हमने लिखा है dp/dt इक्वल टू एफ नेट। और बच्चों यहां पर दो कैटेगरीज बनती है कि अगर मास कांस्टेंट है देन एफ नेट इक्वल टू एम ए। बच्चों ये रिलेशन हमारे लिए इस चैप्टर का सबसे यूजफुल रिलेशन है। हमें क्या करना है, जो भी बॉडी जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, उसमें जितने भी फोर्सेज हैं सबको वहां पर मार्क कर लीजिए विद देयर डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड, और जैसे ही आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद इक्वेशन बनाए एफ नेट बराबर एम ए, अपने आप हमारे पास जो अननोन होंगे वो सामने आएंगे। और बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एफ इज इक्वल टू वी dm/dt। अब बच्चों dm/dt क्वेश्चन में दिया है, ये कैसे पता चलेगा, तो आप इसकी यूनिट को ध्यान से देखें, किलोग्राम पर सेकेंड। इस तरह की यूनिट दी है तो समझ जाइए कि वहां dm/dt की बात चल रही है। अब जैसा मैं बोल रहा था कि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो कुछ इस पॉइंट पर बेस्ड रहे हैं जो मैंने यहां पर मार्क किए हुए हैं। बच्चों या तो एवरेज फोर्स पूछा गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर बच्चों हमें कई बार ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है कि फोर्स की इक्वेशन दी है लाइक 2t स्क्वायर -3t, ऐसा कुछ, कोई भी एक रैंडम इक्वेशन मैंने लिख दिया और मैंने एक टाइम इंटरवल दे दिया और बोल दिया गया कि इस टाइम इंटरवल के लिए इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम निकाल दीजिए। तो आपको क्या करना है, इस फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में विद प्रॉपर लिमिट जो भी टाइम इंटरवल की दी है उसके साथ इंटीग्रेट कीजिए, अपने पास इंपल्स आएगा। या फिर बच्चों आपके पास इंपल्स निकालने का एक तरीका और है जिसको इंपल्स और मोमेंटम थ्योरम हम लोग बोलते हैं। आपको मास और वेलोसिटी दी है तो आप चेंज इन वेलोसिटी से चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, मास का मल्टीप्लाई करके, और वहां से इंपल्स कैलकुलेट हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपको वेलोसिटी डायरेक्टली दे दें, हो सकता है आपको एक्सटी ग्राफ दे दिया जाए तो उसकी स्लोप से आपको वेलोसिटी मार्क करनी पड़े। तो बच्चों इन बातों का ध्यान रखें। ऐसे ही बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है एफटी कर्व पर बेस्ड। अब आपको एफटी कर्व दिया है तो बच्चों इसका एरिया जो होगा वो हमको चेंज इन मोमेंटम बताता है। अबव एरिया पॉजिटिव, बिलो एरिया नेगेटिव, और हमें ओवरऑल वैल्यू पूछी गई है तो इन दोनों को विद साइन ऐड कर दीजिए तो अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, वहां पर इंपल्स। आगे बात करें बच्चों तो हमें वहां पर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मिल सकता है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बच्चों बहुत आसान तरीका, जो भी सिस्टम है आपका उस पर जितने भी फोर्सेस हैं उनको मार्क कीजिए। अब अगर x का फोर्स है तो उसको -x के साथ बैलेंस कीजिए, y का है तो -y के साथ, इफ z एग्जिस्ट तो उसको -z के साथ बैलेंस कीजिए। हमारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। और बच्चों मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज या कनेक्टेड बॉडीज वाला पैटर्न हो जिसमें दो बॉडीज इस तरह से कॉन्टैक्ट में हो, या रस्सी या स्प्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड हो, या इस तरह का पुली सिस्टम हो, तो बच्चों सॉल्व करने का एक पैटर्न है कि आप जिस बॉडी को सॉल्व कर रहे हो उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और फ्री बॉडी डायग्राम बना के उस पर जितने फोर्सेस हैं सबको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। और जैसे ही आप फोर्सेस रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो पता चल जाएगा, कौन चलाने में हेल्प कर रहा है और कौन अपोज कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के साथ इक्वेट कीजिए, आपके पास आंसर डेफिनेटली आएगा। आगे बात करें बच्चों एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स। तो हम अच्छे से जानते हैं बच्चों कि जब भी हम एक ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमें स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। स्यूडो फोर्स कैसे कब लगाया जाता है, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट हमें स्यूडो लगाना होता है उस बॉडी पे जिसको आप सॉल्व कर रहे हो। इसकी वैल्यू मास ऑफ द बॉडी जिस पर हम उसको इमेजिन कर रहे हैं और ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा है उसके एक्सेलरेशन के बराबर का एक्सेलरेशन हम स्यूडो फोर्स के एक्सप्रेशन में लिखते हैं, दैट इज m into a। अब प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन हमने जनरली देखा है वो है या तो एक इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल कितना एक्सेलरेशन दे सो दैट एक ब्लॉक इस पे जो रखा है वो रेस्ट पे रहे इसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर आता है g tan थीटा। या फिर एक गाड़ी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है तो इसके अंदर जो पेंडुलम है वो कितने एंगल पर वर्टिकल से इंक्लाइन हो गया या उसकी स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स होगा, ये चीज हमसे पूछी जाती है। तो इस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे गए हैं। आगे बात करें बच्चों तो फ्रिक्शन। अब देखिए फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बच्चों एक बहुत आसान तरीका, एक फिक्स पैटर्न है। वैसे तो फ्रिक्शन को हमने कैटेगराइज कर रखा है स्टैटिक, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग,
और उसके बाद काइनेटिक। बच्चों सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो फ्रिक्शन का, तो अपने को क्या चीज नोटिस करनी है कि आपको जो भी बॉडी दी गई है उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्मल रिएक्शन निकालिए और उसके बाद म्यू एस की और नॉर्मल की हेल्प से आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए और आफ्टर दैट जो फोर्स बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है उसके साथ लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंपैरिजन कीजिए। अगर आपके अप्लाइड फोर्स जो बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो बॉडी एक्सेलरेट होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के एन और उसके बाद एफ नेट बराबर एम ए लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। और अगर आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, सिर्फ उसके अंदर टेंडेंसी ही जनरेट हो पाएगी और उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स व्हिच ट्राइज टू मूव द बॉडी। तो ये एक पैटर्न है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बड़ी आसानी से आपके आंसर एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे। और बच्चों इसमें दो तरह के एंगल होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट मींस नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और बच्चों जनरली क्वेश्चन जो हमको देखने को मिला है वो एंगल ऑफ रिपोज पे मिलता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिस पे रखी हुई बॉडी अबाउट टू मूव की सिचुएशन में आ जाए, उसको हम लोग उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब बच्चों अगर एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रखा और रखते ही एक्सेलरेट हो गई, इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रिपोज से ज्यादा है। और अगर बॉडी रेस्ट पे रही तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रिपोज से कम है और बस अब चलने वाली है, तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रिपोज के बराबर हो चुका है। और इनके एक्सप्रेशंस बच्चों मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो आई होप बच्चों इस छोटे से वीडियो में वो सभी टॉपिक्स हमने कवर किए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी कीजिए।